नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी दीपक सिंह। आज एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़बरदस्त कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं। इस कहानी को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इस बात की खुशी होगी कि पुलिस वाले कई बार गुनहगारों को पकड़ने के लिए कितना एफर्ट करते हैं और किस तरह से उनकी कोशिश रंग लाती है। बहुत नामुमकिन से दिखने वाले मामले कैसे पुलिस वाले अपनी मेहनत के बूते सुलझा लेते हैं, आज की कहानी से आपको वो पता चलेगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोग मेरी ये कहानी, ये वाक़या सुनते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, वो मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ी नेमत है आप सबकी तरफ से और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिल की गहराइयों से आप सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है। ऐसे तो पहले भी जो आप लोगों के कमेंट्स होते थे, उन कमेंट्स को हम पढ़ते थे, उसका जवाब देने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमने नए सिरे से ये सिलसिला शुरू किया है कि बीते कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था, उस वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, अब उन कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों तक उन कमेंट्स को पहुंचाता हूं। बहुत सारे हमारे जो क्राइम तक परिवार के दर्शक हैं, उनका नाम लेता हूं, उनको ग्रीट करता हूं, उनकी जो ग्रीटिंग्स होती है उसे मैं स्वीकार भी करता हूं और कुछ अगर उनके सवाल होते हैं तो उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूं। तो इस सिलसिले को ऑब्वियसली मैं आज भी बरकरार रखूंगा, इसलिए प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि ये कहानी, ये वाक़या आप सुनिए तो ज़रूर, लेकिन उसके बाद थोड़ा वक्त और निकालें ताकि कमेंट्स में जो बातचीत का सिलसिला हमारे और आपके बीच होता है वो भी जो है वो खुशगवार तरीके से यूं ही आगे बढ़ता रहे। आइए अब बिना पहली बुझाए हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये घटना जो है 5 मार्च 2018 की है। 5 मार्च 2018 की रात को मुंबई के उपनगर ठाणे में एक दहलाने वाली घटना हुई। ठाणे का जो रूरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है उसकी हद में एक जगह है टिटवाला, और टिटवाला से एक कनेक्टिंग रोड है, टिटवाला अंबरनाथ रोड। इस टिटवाला अंबरनाथ रोड पर 5 मार्च की रात को एक मर्डर हो गया। हुआ यूं कि एक लड़का और लड़की जो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जिनका रिश्ता, वो एक बाइक से इस रास्ते से गुजर रहे थे। काफ़ी दूर तक जाने के बाद लड़के को लगा कि उसे थोड़ा मतलब उसे तलब लगी, टॉयलेट जाने की इच्छा हुई, तो उसने अपनी बाइक रोकी और वो झाड़ियों की ओट में गया। लेकिन अभी वो झाड़ियों की ओट में गया ही था, तब तक एक आदमी कहीं से उस जगह पर आ धमका और उसने सीधे जो लड़की है उसकी बाँह पकड़ ली और बाँह पकड़ने के साथ ही उसके साथ बदतमीज़ी भी करना शुरू कर दिया उसने। अब रात का वक्त था, अंधेरी सुनसान सड़क, लड़की के साथ बदतमीज़ी। जो बॉयफ्रेंड था वो घबरा गया, वो फ़ौरन वहाँ से वापस लौटा और वापस लौटकर उसने उस आदमी को कन्फ्रंट करने की कोशिश की। उसने कहा कि बिल्कुल हाथ छोड़ो वरना ठीक नहीं होगा। तो नौबत लड़ाई झगड़े की आई, लेकिन ये जो आदमी था जिसने लड़की की बाँह पकड़ ली थी, उसने लड़के को धमकाया और कहा कि वो फ़ौरन दूर हट जाए, अगर दूर नहीं हटा तो वो गोली मार देगा। लड़की को पकड़ने वाले और उसे मोलेस्ट करने वाले उस आदमी के पास एक गन भी थी। ये देखकर वो लड़का कुछ देर के लिए तो ठिठक गया, लेकिन फिर भी चूंकि उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड को कोई मोलेस्ट कर रहा था तो उससे रहा नहीं गया और उसने गन अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद रिटेलिएट करने का फ़ैसला किया, विरोध करने का फ़ैसला किया और उस आदमी को पकड़ने की, उसके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की। मगर इस कोशिश में जिस बात का डर था वही हो गया। वो जो हमलावर था, जो मोलेस्टर था, उसने गोली चला दी और इस लड़के को 3 से 4 गोलियां बहुत क्लोज रेंज से लगी और आप समझ सकते हैं उस लड़के की हालत क्या हुई होगी। मौके पर ही उसकी जान चली गई। उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों के सामने उसके प्रेमी का कत्ल हो गया और गर्लफ्रेंड तो बदहवास हो गई, मतलब वो जीते जी मर गई कुछ देर के लिए। उसके बाद उस लड़की के साथ इस हमलावर ने, जो अकेला ही था, उसने रेप किया, उसके साथ ज़्यादती की और जो भी कीमती चीज़ें थी, वैल्यूएबल्स थी इन दोनों के पास, चाहे वो रुपए पैसे हों, थोड़े बहुत मामूली जेवर हों या इन दोनों के मोबाइल फ़ोन हों, ये सारी चीज़ें लूट कर वो जो कातिल था, जो हमलावर था, जो बलात्कारी था, वो भाग गया।
इस घटना के बाद बदहवास लड़की ने किसी तरह से उस रोड पर लोगों को रोका। अच्छा, आप सबको एक बात ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग शायद इस सीक्वेंस को अब तक जो मैंने बताया उसको सुनकर शायद ये कहें कि भाई इतना सब कुछ रोड पर हो रहा था, किसी ने देखा नहीं, किसी ने रोका नहीं। तो ऑब्वियसली जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें जो भी हमलावर होता है या बदमाश होता है वो इस बात को लेकर कॉशस होता है, तो इसीलिए बेशक उसने अपने शिकार को रोड पर पकड़ा हो लेकिन उनको खींचकर झाड़ियों के पीछे थोड़ी सुनसान जगह पर ले गया था जहां पर उसने इस तरह की ज्यादती की, चाहे कत्ल हो या रेप की बात हो। लेकिन जब ये घटना हो गई और वो जो हमलावर या लुटेरा जो भी कह लें वो जब वहाँ से फरार हो गया, भाग गया, तो ये लड़की किसी तरह से मेन रोड तक आई, अंबरनाथ टिटवाला रोड तक, और उसने शोर मचाया। शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया। जो भी हाईवे से एक आध लोग गुजर रहे थे उनको रोका और रोकने के बाद उस लड़की ने पुलिस को इत्तला दी। टिटवाला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और उसने पूरे सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया, लड़के की लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई और उसके बाद इस रेप कम मर्डर के मामले की पुलिस ने जांच शुरू की। ये जो लड़का है उसके बारे में मैं और ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब समझते हैं कि ये एक बलात्कार का मामला है, और अगर मैं मरने वाले लड़के की पहचान बता दूं तो चूंकि उसके पहचान से लड़की की पहचान जुड़ी हुई है तो इसीलिए लड़की की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाएगी। तो इसीलिए बेशक नाम वगैरह आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप इतना समझिए कि 28 साल का वो लड़का था और वो जो विक्टिम था जिसका कत्ल हुआ वो एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में शेफ़ का काम करता था और इस लड़की के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को चाहते थे और अक्सर डेटिंग के लिए इस रास्ते पर वो घूमा भी करते थे, आया जाया करते थे। और 5 मार्च को जिस रोज़ ये घटना हुई उस दिन भी ये दोनों डेटिंग के लिए ही अपने अपने ठिकानों से निकले थे और इसी टिटवाला अंबरनाथ रोड पर ट्रैवल कर रहे थे जहां ये घटना हुई। अब टिटवाला पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जिसमें गन शॉट से डेथ होने की बात भी पता चल गई, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद टिटवाला पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा सुराग या बहुत ज़्यादा हमलावर के बारे में जानकारी इस मामले में नहीं मिल पाई। उधर जो ठाणे की रूरल क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी समानांतर तरीके से इस मामले की जांच कर रही थी और उसने छानबीन के दौरान ये पता किया कि इसी साल मतलब 2018 में, मार्च की ये घटना है, 2018 में ही कुछ महीने पहले, प्रोबेबली जनवरी एंड या फरवरी के शुरुआती दिनों में इसी रोड पर ऐसी ही एक और घटना हुई थी। तब भी एक आदमी ने एक सुनसान इलाके में एक कपल को यानी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को रोका था और उनसे गन पॉइंट पर लूटपाट की थी। उस समय भी उस लड़की को मोलेस्ट किया गया था जिसके साथ तकरीबन 1.5-2 महीना पहले ज़्यादती हुई थी और उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने जब इस हमलावर को लूटपाट से रोकने की कोशिश की थी तो तब हमलावर ने उस बॉयफ्रेंड को भी गोली मारी थी। लेकिन वो लड़का थोड़ा खुशकिस्मत था कि गोली उसके किसी वाइटल पार्ट या ऑर्गन में नहीं लगी बल्कि हथेली को चीरती हुई निकल गई और उसकी जान बच गई। उसके बाद ये जो लुटेरा है वो फरार हो गया था। तो चूंकि दोनों घटनाएं बिल्कुल एक सी थी जिसमें कपल को टारगेट किया गया, एक अकेला हमलावर था जिस हमलावर ने वैल्यूएबल्स चीज़ें लूटी और दोनों ही मामलों में लड़कियों के साथ बदतमीजी की, दोनों ही मामलों में लड़कों को टारगेट किया, एक का कत्ल कर दिया और एक पर गोली चलाई, कत्ल करने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। तो ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक जैसी पुलिस को लगी और पुलिस को अब ये शक होने लगा कि हो सकता है कि इन दोनों घटनाओं के पीछे किसी एक ही हमलावर या एक ही कातिल का हाथ हो। ये एक नई जानकारी या नया एंगल क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में निकलकर सामने आई। अब पुलिस जो है उसने स्केच बनवाया और स्केच बनवाने के बाद क्योंकि पुलिस के पास इस मामले में अब 3 विक्टिम थे, एक लड़के का तो कत्ल ही हो चुका था, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो पुलिस के पास थी ही जिसने कंप्लेंट लिखवाई थी, साथ ही पहले के जो 2 विक्टिम हैं जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इत्तेफाक से दोनों जीवित थे, खुशकिस्मती से वो भी थे। तो पुलिस ने उस जोड़े से और इस लड़की से पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद ये जो सस्पेक्टेड आदमी था इसका स्केच पुलिस ने बनवाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हुलिया जो डिस्क्राइब किया दोनों पार्टियों ने
उसका हुलिया बिल्कुल एक सा था। कहने का मतलब ये कि पुलिस को जो शक था कि पहली वाली घटना में भी यही आदमी शामिल हो सकता है, पुलिस का वो शक जो है वो प्रबल होता हुआ पुलिस को दिखाई देने लगा। अब पुलिस ने उस स्केच के सहारे जो है इस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, आसपास के इलाकों में स्केच और पोस्टर छपवाए, चिपकाए, लेकिन पुलिस को उस कोशिश में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिली। अब पुलिस ने यह तय किया कि क्यों ना वो जो मोबाइल फ़ोन, वो जो कातिल है जो लूट कर ले गया है, उन मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की जाए और ये पता करने की कोशिश की जाए कि वो मोबाइल फ़ोन इस वक्त कहाँ पर है। अगर कातिल के पास होगा तो उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ऑब्वियस ट्रिक था पुलिस का। तो पुलिस ने फ़ौरन जो है ये जो मर्डर हुआ था उस मामले में जो बॉयफ्रेंड का मोबाइल फ़ोन था वो भी और गर्लफ्रेंड का मोबाइल फ़ोन वो भी, इन दोनों को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू कर दिया। और जब ट्रैक करना शुरू कर दिया तो पुलिस को उसी टिटवाला अंबरनाथ के इलाके में उस मोबाइल फ़ोन के एक्टिव होने की भी पता चल गई, उसकी जानकारी पुलिस को मिली। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए मोबाइल फ़ोन जिसके पास था उस आदमी को पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उसे पकड़ लिया। पुलिस को लगा कि हो सकता है कि यह कातिल हो, लेकिन जब उस आदमी से पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को धक्का लगा। धक्का इसलिए लगा कि पुलिस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो कातिल नहीं था। उसने कहा कि उसने तो मोबाइल फ़ोन किसी अनजान आदमी से ख़रीदा था जो ये मोबाइल फ़ोन बेच रहा था, और उसने औने पौने कीमत पर यह मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया था। लेकिन पुलिस ने पूछा कि अच्छा कहाँ ख़रीदा था तुमने ये मोबाइल फ़ोन, और जिससे ख़रीदा था उसके बारे में कुछ जानकारी दो। तो जब ये सारी बातें पुलिस ने उस आदमी से पूछी तो उस आदमी ने बताया कि देखिए वो मोबाइल फ़ोन जो है मैंने उल्लासनगर इलाके में ख़रीदी थी, और उल्लासनगर इलाके में एक डॉर्मेट्री है जहाँ पर लोग रहते हैं, मतलब छोटा मोटा होटल है लोगों के ठहरने का, सरायनुमा। उस होटल में एक आदमी था जिससे मैंने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था। और उसने ये भी बताया कि मोबाइल फ़ोन बेचने वाला आदमी जो है बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उस संभावित कातिल के बारे में मुंबई ठाणे की क्राइम ब्रांच को पता चली। पुलिस ने अब ये भी किया कि पुलिस ने इससे पहले जो 1.5-2 महीने पहले जो एक और घटना हुई थी उसके विक्टिम लोगों से भी बात की, और उनका जो मोबाइल फ़ोन था उसको भी पुलिस ने ट्रेसिंग पर रखा, और उस मोबाइल फ़ोन के बारे में भी पुलिस ने पता किया, और उस मोबाइल फ़ोन का जो ओनर था इस वक्त उसको भी पुलिस ने पकड़ा, इंटरसेप्ट किया। और उससे जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वो भी इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उसने कहा कि उसने ये मोबाइल फ़ोन किसी अनजान आदमी से ख़रीदा था। कहने का मतलब उसकी भी स्टोरी बिल्कुल एक सी थी। और जब उससे पुलिस ने पूछा कि अच्छा तुमने जिससे मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था उसके बारे में कुछ बताओ कि वो कौन था, क्या था, कैसा दिखता था, तो हुलिया तो डिस्क्राइब किया ही। उस आदमी ने भी बताया कि हमने जिस आदमी से मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। तो इस तरह से दो नए लोग पुलिस को पता चले, जिन दोनों ही नए लोगों ने लूटपाट और कत्ल के पीड़ित लोगों के मोबाइल फ़ोन ख़रीदे थे, और जिस आदमी से ख़रीदे थे वो आदमी एक टैक्सी ड्राइवर था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लू अब ठाणे रूरल पुलिस क्राइम ब्रांच के पास आ चुकी थी, और इस क्लू के सहारे अब पुलिस को इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ानी थी। पुलिस को अब एक ऐसे ऑटो ड्राइवर की तलाश थी जो उल्लासनगर, अंबरनाथ और टिटवाला के इलाके में ऑपरेट करता हो और जो इन्हीं इलाकों में रहता हो। पुलिस को उल्लासनगर के उस डॉर्मेट्री के बारे में भी पता चल गया जिस डॉर्मेट्री से दूसरा वाला मोबाइल फ़ोन ख़रीदा गया था। तो पुलिस की एक टीम जो है, सादे लिबास में कह लें या भेष बदल कर कह लें, वो उस डॉर्मेट्री में जाकर पुलिस वाली एक टीम जो है वो कैंप करने लगी। वो मतलब डॉर्मेट्री में लेटे रहते अपने सस्पेक्ट या आरोपी की तलाश में, और ऐसे लेटे रहते जैसे मुसाफिर हैं वहाँ ठहरे हुए हैं। और इसी तरह से कई दिनों का वक्त जो है क्राइम ब्रांच की टीम का गुजरने लगा, और पुलिस को ये नहीं पता चल पा रहा था कि इस डॉर्मेट्री में अभी भी वो टैक्सी ड्राइवर रहता है या नहीं रहता है, माफ़ कीजिएगा ऑटो ड्राइवर रहता है या नहीं रहता है। तो पुलिस
कोई ये एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा था, पुलिस उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। तो इसी तरह 2 पुलिस वाले डॉर्मेट्री में लेटे हुए थे। आपको पता है कि डॉर्मेट्री बेसिकली एक खुली जगह होती है जिसमें बहुत सारे बेड्स लगे हुए होते हैं और मतलब सार्वजनिक तौर पर सारे लोग उसमें आराम करते हैं, सोते हैं। तो दोनों पुलिस वाले उसी तरह के डॉर्मेट्री में लेटे हुए थे। बगल में एक और भी आदमी लेटा था, 2-4 बेड छोड़कर कुछ और भी आदमी लेटे हुए थे। तो ये 2 पुलिस वाले एक रोज़ आपस में बात कर रहे थे और बात करते वो ये कह रहे थे कि उन्हें जो है एक कमरे की ज़रूरत है, यहाँ इस डॉर्मेट्री में उन्हें रुकने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आपस में जब ये पुलिस वाले ये बात करने लगे तो बगल में जो एक आदमी सोया हुआ था उस आदमी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमको कमरा चाहिए तुम लोगों को तो 5 नंबर कैंप में चले जाओ, वहाँ तुम्हें कमरा मिलेगा। ये कहकर वो जो एक अजनबी आदमी था उसने फिर दूसरी तरफ मुंह फेरा और वो नींद में गाफिल हो गया, सो गया। अब ये जो 2 पुलिस वाले थे, इन दोनों पुलिस वालों का माथा ठनका। इनका माथा इसलिए ठनका कि 5 नंबर कैंप में चले जाओ, वहां कमरा मिल जाएगा। ये कहने वाले आदमी की आवाज जो है वो बहुत भारी थी, हेवी वॉइस था। और इन पुलिस वालों को ये जानकारी थी कि जो भी संभावित कातिल है या जो भी सस्पेक्टेड किलर है उसकी आवाज़ भी बहुत भारी है। ये बात पुलिस को पता चली थी विक्टिम लड़कियों से और मोबाइल फ़ोन खरीदने वाले लोगों से। तो पुलिस के पास जो है एक सुराग और बना जिससे पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि यह आदमी कातिल हो। लेकिन पुलिस बगैर सबूत के उससे दबोच नहीं सकती थी, पकड़ नहीं सकती थी, माहौल बिगड़ सकता था। तो पुलिस ने क्या किया, थोड़ा सा इंतज़ार किया इन दोनों पुलिस वालों ने। और इंतज़ार करने के बाद जब बगल वाला आदमी जिसने 5 नंबर कैंप में जाने की सलाह दी थी बिना पूछे, उसकी एक तस्वीर जो है मोबाइल फ़ोन से क्लिक की और उस हालत में क्लिक की जब वो बंदा सो रहा था। और तस्वीर क्लिक करने के बाद इस क्राइम ब्रांच की टीम ने फौरन टिटवाला थाने की पुलिस को वो तस्वीर भेजी और भेज कर कहा कि ये तस्वीर जो है विक्टिम लड़की को, पीड़ित लड़की को दिखाओ कि क्या यही उसके बॉयफ्रेंड का कातिल है। जब पुलिस ने, क्राइम ब्रांच की टीम ने थाने वालों को ये तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी और थाने वालों ने फ़ौरन उस लड़की को वो तस्वीर भेजी और लड़की से पूछा कि क्या यही तुम्हारी बॉयफ्रेंड का कातिल है, वो लड़की, आपको जानकर हैरानी होगी कि डर के मारे बेहोश हो गई। और उसने बताया, फाइनली जब होश में आई तो उसने बताया कि हाँ यही कातिल है और इसी ने मेरे बॉयफ्रेंड की हत्या की थी। ये एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन था, बहुत बड़ी जानकारी थी। अब टिटवाला थाने की टीम ने क्राइम ब्रांच की टीम को ये बात बताई और क्राइम ब्रांच की टीम जो है उसे लगा कि अब हमें उसको पकड़ने का बिल्कुल सही वक्त है, दबोचने का सही वक्त है। और क्राइम ब्रांच की टीम जो बाहर आई थी कुछ देर के लिए उस डॉर्मेट्री से, जब क्राइम ब्रांच की टीम समझ लीजिए 1-1.5 घंटों के बाद जब दोबारा उस डॉर्मेट्री में पहुंची तो उन्हें फिर झटका लगा। झटका ये लगा कि वो जो बंदा था कातिल, जिसे अब पकड़ा जाना था, सारे सुराग सबूत सब मिल चुके थे, वो बंदा वहां से गायब हो चुका था। पुलिस वाले जिसे कहते हैं कि बिल्कुल दहलीज पर पहुंचकर जो है वो ठोकर खाकर गिर पड़े। उनको कातिल उनके हाथों से निकल गया, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इस बात के कि वो कातिल का इंतज़ार करें। पुलिस ने इस बीच जब पुलिस वाले कंफर्म हो गए कि हाँ यही वो किलर है जिसको हमें पकड़ना है, तो पुलिस का आत्मविश्वास भी थोड़ा बढ़ा क्राइम ब्रांच वालों का। और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसने तब डॉर्मेट्री वाले लोगों को अपनी असली पहचान बताई और बताया कि हम पुलिस वाले हैं, हमें एक सस्पेक्टेड किलर की तलाश है जो यहीं आपकी डॉर्मेट्री में रहता है, वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। उसके बारे में सारी चीज़ें जब बताई गई तो डॉर्मेट्री का जो मैनेजर है उसने बताया कि हाँ हमारे इस डॉर्मेट्री में जो भी रहता है हम उसको एक लॉकर प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी लॉकर में भी वैल्यूएबल चीज़ें होंगी क्योंकि वो लॉकर खोलकर अपनी सारी चीज़ें लेकर यहाँ से नहीं गया है। ये बात जैसे ही पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वालों की उम्मीद की किरण जो है, या मतलब समझ लीजिए कि उम्मीद की जो लौ थी जो बुझने वाली थी वो फिर से लहकने लगी, फिर से वो जलने लगी। अब पुलिस वालों ने उससे कहा, डॉर्मेट्री के मैनेजर कह लीजिए, ओनर कह लीजिए, उससे कहा कि चलो फ़ौरन उस लॉकर को खोलो और खोल कर दिखाओ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैनेजर गया और उसने डॉर्मेट्री का वो लॉकर खोला जो इस टैक्सी वाले ने ले रखा था। उस लॉकर में एक विदेशी 7 राउंड का रिवॉल्वर रखा हुआ था, जर्मन मेड, और कुछ कारतूस थे और कुछ रुपए भी थे। इस तरह से ये जो
ये जो पूरे चीज़ें थी जो भी उस लॉकर में, उसकी कीमत तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की होगी। तो जब उसका वैल्यूएशन 3 से 4 लाख रुपए का हो और कोई आदमी जो लुटेरा हो, लूटपाट करता हो, लोगों की जान लेता हो, हथियार से जिससे प्यार हो, वो आदमी इस चीज़ को छोड़कर जा नहीं सकता। इस बात का एहसास पुलिस वालों को हो गया और पुलिस वालों ने तय किया कि वो इस डॉर्मेट्री में कुछ दिन और भेष बदल कर छिप कर रहेंगे। और पुलिस वाले उन्होंने ऐसा ही किया, वो उसी डॉर्मेट्री में रुक गए और वो इस इंतज़ार में थे कि आज नहीं तो कल वो टैक्सी ड्राइवर जो कातिल भी है वो यहाँ लौटकर ज़रूर आएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर कातिल जो गलती करता है, इस ऑटो वाले ने भी वो गलती की, इस कातिल ने भी वो गलती की। और उस दिन दोपहर शाम को तो ये फरार हो गया था, सारी रात निकल गई, पुलिस वाले इंतज़ार करते रहे। अगली रोज़ सुबह वो ऑटो ड्राइवर भोर के वक्त में, ये भी नहीं कि कोई दिन के उजाले में नहीं, भोर के वक्त में तकरीबन 3:30-4 बजे पैदल चलता हुआ जो है उसी डॉर्मेट्री तक पहुंचा। पुलिस वाले डॉर्मेट्री में थे तो ज़रूर, लेकिन चैन की नींद वो सो नहीं सकते थे, बाहर तैनात थे, वो बाहर छिपे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और उसे दबोचे। और वो आया और ये तारीख थी 13 मार्च 2018 की। 5 मार्च को हत्या हुई थी, 13 मार्च को अब कातिल पकड़ा जाने वाला था। कातिल खुद अपने पैरों पर चलकर आया था अपने बिलोंगिंग्स वहाँ से लेने के लिए। ये उसकी आखिरी कोशिश थी वहाँ से चीज़ें लेकर फरार होने की। तकरीबन 3:30-4 बजे जैसे ही वो आदमी वहाँ पहुँचा, क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे दबोचा और इस तरह से उसे पकड़ लिया। इस आदमी की पहचान जो है वो संजय नरावदे के तौर पर हुई, जिसकी उम्र जो है 25 साल थी। और इस नरावदे ने, जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, उसके हथियार बरामद किए, उसको दिखाया कि ये तुम्हारे हथियार हैं। और जब उसको पुलिस ने इंटरोगेट करना शुरू किया तो उसने न सिर्फ कत्ल और रेप की घटना जो उसने 5 मार्च को अंजाम दी थी उससे कबूला, बल्कि इससे पहले जो उसने जनवरी एंड में या फरवरी के शुरुआती दिनों में जो एक और घटना को अंजाम दी थी उसे भी कबूला, क्योंकि इन दोनों घटनाओं के बारे में तो पुलिस के पास लीड और सुराग थे। इसके बाद जब पुलिस ने आगे पूछताछ की तो कई और मामलों का भी उसने खुलासा किया। तो ये 2018 की घटना थी जिसमें पुलिस वालों ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन किया और लगी रही पुलिस, और फाइनली एक एक छोटी छोटी जानकारी, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जोड़कर पुलिस ने उस कातिल को गिरफ्तार किया। जैसे मोबाइल फ़ोन जिसको बेचा गया था उन दोनों लोगों को पकड़ा, टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता किया, उसके आवाज़ के बारे में उसने पता किया, हुलिये के बारे में पता किया, कौन से लॉज में वो रहता है उसके बारे में पता किया। इस तरह से सारी जानकारियां जुटाकर फाइनली पुलिस की टीम ने कामयाबी हासिल की। तो ये, और अब जो वो गुनहगार है वो फ़िलहाल जेल में है और जाहिर है मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उसके मामले में अभी फ़ैसला आ गया है या नहीं, लेकिन इतना तय है अगर फ़ैसला आ गया होगा तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई होगी, और अगर सबूतों के अभाव में बरी हो जाए, बच जाए, फिर तो इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। तो ये मेरी आज की कहानी है, आज का वाक़या है। मुझे उम्मीद है कि आपको पुलिस के ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन की यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इस बात का सुकून भी मिला होगा कि एक गुनहगार जो बेकसूर लोगों की जान ले रहा था उसका अंजाम जो है आखिरकार वही हुआ जो होना चाहिए, यानी वो पकड़ा गया। तो ये एक बड़ी खुशी की और एक बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं कि हैप्पी एंडिंग या पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानी थी जो मैंने आज आप सबको बताई। अब वक्त आ गया है कि मैं आप सबका जो कमेंट्स है वो पढूं और हमारे कुछ साथियों का नाम भी लूं, क्राइम तक परिवार के आप जो सारे मेंबर हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम लूं और कुछ लोगों के कमेंट्स पढूं। देखिए, बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स में ये भी लिखते हैं कि मैं क्या उनसे नाराज़ हूँ कि उनका नाम नहीं ले रहा हूँ या उनका कभी जिक्र नहीं करता हूँ। वो बार बार मेल करते हैं और हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट लिखते हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर करता हूँ। तो ऐसा डेलिबरेटली बिल्कुल नहीं करता। क्यों करूँगा? आप हमें देखते हैं तब ये जलवा कायम है क्राइम तक का। अगर आपका प्यार ही नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियसली हमारा परिवार तो टूटने वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए हम किसी को इग्नोर नहीं करते, चाहे आप अच्छा कमेंट करें या बुरा कमेंट करें। गलती हो जाती है, चीज़ें मिस हो जाती है, इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो सारे एक बार में पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आज भी जिनका नाम मैं ले रहा हूं या जिनके कमेंट्स पढ़ रहा हूं उनको तो मैं बधाई देना चाहता ही हूं कि आप, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आते हैं और कमेंट करते हैं। और जिनका नहीं पढ़ पा रहा हूं प्लीज़ वो निराश ना हो, फिर कमेंट करें, फिर अपनी बात लिखें। हम ज़रूर कभी ना कभी उनकी बात भी पढ़ेंगे ज़रूर। तो खैर, शुरुआत करते हैं मुकेश कांटिया जी से। इन्होंने कमेंट किया है कल जो हमने स्टोरी सुनाई थी उस पर,
और हेमंत चौहान जी ने भी कमेंट किया है, प्रशांत यादव हैं, अजय किशोर किंडो हैं, इनका भी कमेंट आया है, और हरीश कुमार ये लिख रहे हैं, हेलो सर हम अपनी बात, हाँ, हरीश कुमार जी ने एक गंभीर कमेंट लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि अगर कोई आदमी डिप्रेशन में हो और अपनी बात किसी से शेयर न कर सके तो उसे क्या करना चाहिए। हरीश कुमार जी, अगर डिप्रेशन में कोई आदमी है तो शेयर न कर सके बोलने से नहीं होगा। अगर आप दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ अपना हाले दिल नहीं खोलेंगे, खुलकर अपनी सारी बातें नहीं बताएंगे, तो आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा। इसीलिए चाहे वो आप हों वो आदमी, या फिर आपका कोई दोस्त या जानकार हो, अगर वो डिप्रेशन में है तो उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे बिल्कुल अकेला न छोड़ा जाए। अगर वो खुद डिप्रेशन में है तो अकेला खुद बिल्कुल न रहे, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ रहे और अपने दिल की बात बताए। भाई इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों अरबों लोग हैं, कोई तो एक ऐसा आदमी होगा जो आपकी कहानी, आपकी तकलीफ सुनेगा। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जी कोई नहीं है, तो फिर ये बात अच्छी नहीं है। आपको फिर दोस्त बनाने चाहिए, आपके रिश्तेदार ऐसे होने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकें। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है, आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहना है। लव यू म्यूज़िक के नाम से भी एक आईडी है, इन्होंने अपना चैनल प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि एक बार उनका वीडियो या यूट्यूब लिंक हम देखें। ठीक है, मैं ज़रूर देखूँगा दोस्त। सोफियुर रहमान ये पूछ रहे हैं आपका घोर कहाँ है, घर की जगह इन्होंने घोर लिखा है। बहरहाल मैं समझ रहा हूँ ये घर ही लिखना चाह रहे हैं। तो रहमान साहब, मेरा घर जो है, अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मूल रूप से मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, जमशेदपुर का। राजेश पाल इन्होंने लिखा है कि वो बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो कोलकाता से हैं और उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं शम्स सर की तरह अपनी ये जो कहानियाँ हैं उसको सीरियल नंबर दूँ। थैंक यू वेरी मच राजेश पाल जी आपके इस सुझाव, इस सलाह के लिए। मोहम्मद अरमान मलिक साहब बता रहे हैं कि वो सीआरपीएफ से हैं। सीआरपीएफ एक हमारे देश की फोर्स है और आप लोगों पर तो पूरा देश नाज करता है। खासकर आप जैसे फाइटर जांबाज लोग नहीं हैं होंगे तो हमारे देश की रखवाली कौन करेगा। तो सीआरपीएफ जो है वो मतलब आर्मी तो नहीं है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स है और आप लोगों का इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरा सलाम अरमान मलिक साहब, आप स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। संतोष गुर्जर जी, इनका भी कमेंट आया है। सुफियान अंसारी साहब, संदीप कुमार साहब, आई कांट बिलीव दिस, उन्होंने लिखा है कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से ये बता दूं कि कल जो हमने कहानी आपको सुनाई थी, उस कहानी में एक ऐसे पति की कहानी थी जो अपने पत्नी से तलाक का मुकदमा लड़ रहा था और वो अपनी पत्नी से और अपने ससुराल वालों से इतना ऊब चुका था कि वो सबकी हत्या करना चाहता था। बेंगलोर में जाकर उसने अपनी पत्नी की हत्या की, चार्टर्ड अकाउंटेंट बीवी, चार्टर्ड अकाउंटेंट पति, और फिर कोलकाता में वापस लौटकर उसने अपने ससुराल पर हमला बोला और फिर अपनी सास की जान ली और ससुर को भी मारना चाहता था, दूसरे लोगों को भी मारना चाहता था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। ससुर ने जब सास की हत्या हुई, यानी ससुर के बीवी की जब हत्या हुई, तो ससुर ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और अंदर जो खूनी दामाद बैठा हुआ था उसको जब लगा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो उसने खुद को भी गोली मार ली। इस पूरी घटना का या इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू ये है दोस्तों कि ये जो कपल था जिसके बीच में इतनी लड़ाई झगड़े थे, एक ने दूसरे का मर्डर ही कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली, उसका एक 10 साल का बेटा भी है। मुझे उसके लिए बड़ी तकलीफ़ है, मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, और आप सारे लोगों को भी होगी, मुझे पूरा पता है। आप लोगों ने उसके लिए बड़ी हमदर्दी जताई है। हमारे किसी दर्शक ने यह भी लिखा था कि वो उसको गोद लेना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो भी, अगर आप में से कोई वाकई सीरियसली उस बच्चे को गोद लेना चाहता है, ऐसे तो उस बच्चे के परिवार के लोग तो हैं, दादा दादी हो सकते हैं, दादा दादी हो, मुझे नहीं पता लड़के के माता पिता जीवित हैं या नहीं, लेकिन नाना नानी में नानी तो चली गई, नाना जिंदा है, और भी रिश्तेदार होंगे, तो हो सकता है कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। अगर आप कोई और परिवार में नहीं होता फिर तो गोद लेने की बात समझ में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसे गोद लेना संभव हो पाएगा, लेकिन हाँ, वो अपने माँ बाप का साया उसके सर से ज़रूर उठ चुका है, ये एक बात है जो बहुत दुखद है। अभिजीत वेद पाठक, इन्होंने भी कमेंट किया है। थैंक यू अभिजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका। कई सारे कमेंट्स अभिजीत जी के हैं। कृष्णा शर्मा जी ने ये लिखा है कि तलाक लेकर अलग रहना उचित होता, और वो जो परिवार है उसके बारे में कृष्णा जी ने लिखा है, और उन्होंने मुझे लिखा है कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इस तरह के कमेंट्स लिखते हैं। प्रदीप कुमार यादव जी, इन्होंने कहा है कि मेड इन इंडिया जो मुहिम है उसको सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इससे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, सही बात आपने कही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। दीपक अरोरा जी,
ये कह रहे हैं कि उनका कमेंट मैं ज़रूर पढ़ूं, वो बहुत बड़े फ़ैन हैं हमारे। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, मेरी खुशकिस्मती है कि आप इतना प्यार करते हैं मुझे। गौरव पांडे जी ने कहा है कि शम्स ताहिर खान साहब और मैं मिलकर कोई कहानी आपको सुनाऊं, और उनके जवाब में प्रभाकर एस गरड़ जी ने लिखा है कि सही पकड़े हैं। तो चलिए, ऐसा कोई मौका मिला जिसमें जॉइंटली अगर मैं शम्स सर के साथ आप सबके सामने हाजिर हो पाया तो वो मेरी भी खुशकिस्मती होगी। कुसुम बालाजी ने भी कमेंट किया है, गॉड ब्लेस यू भाई लिखा है उन्होंने। थैंक यू कुसुम बहन, बहुत धन्यवाद। रामनिवास रमेश, इन्होंने कहा है कि वो मेरी आवाज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं और नागौर राजस्थान से इनका ताल्लुक़ है। रामनिवास जी बहुत धन्यवाद आपका। नागौर मैं गया हूँ, मैं जोधपुर में रहा हूँ और राजस्थान से वाकिफ़ हूँ। जब आपका कमेंट आया और जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मुझे राजस्थान के पुराने दिन याद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रामनिवास जी। स्वप्निल थोड़वे साहब ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शम्स ताहिर खान साहब अपनी कहानी सुनाने से पहले उसका एक टीज़र या प्रोमो डालते हैं, मुझे भी वो प्रोमो डालनी चाहिए और मेरा अंदाज़े बयान उनको काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू स्वप्निल आपके इस सजेशन के लिए। सरला बेक का भी कमेंट आया है और उन्होंने लिखा है कि रीज़न क्या था कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या की, ससुराल में जाकर भी वो कत्ल करना चाहता था। देखिए, रीज़न पति पत्नी के बीच का मनमुटाव था और कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट भी था। तो यही बात थी जो बेसिकली अक्सर बहुत सारे परिवारों में लड़ाई झगड़े की वजह होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाए ये चीज़ बड़ी तकलीफदेह है। निखिल दुबे, ये पलामू से हैं, वो कह रहे हैं कि पलामू के गैंगस्टर की कहानी हमें सुनानी चाहिए। अजय कुमार साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा है कि शादी के मामलों के कानून जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं ताकि एमिकेबली सेटलमेंट न हो सके और महिलाओं को उकसा कर, असहाय पुरुषों को फंसा कर जो है उनको टॉर्चर किया जा सके, उनको एक तरह से ब्लैकमेल किया जा सके। अजय कुमार जी, आपकी बात पूरी तरह से तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात माना है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो दहेज विरोधी कानून है उसका बहुत सारी महिलाओं ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। तो ये वाकई एक चिंताजनक बात है। प्रो वीमेन लॉज जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पुरुषों को विक्टिमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो ये बहुत दुखद है। साजिद, इन्होंने भी कहा है कि वो बिजनौर से हैं और उन्होंने बहुत बहुत दुआएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अल्लाह जो है मुझे और मेरे पूरे परिवार को खुश रखे। थैंक यू वेरी मच साजिद, इन्हीं दुआओं के आसरे हम सारे लोग हैं, बहुत धन्यवाद आपका। अरुण कुमार जी ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। इन्होंने कहा है कि वो नोटिस कर रहे हैं कि अब मैं कहानियाँ छोटी करता जा रहा हूँ और जो मैसेज आप लोगों के आते हैं, जो कमेंट्स आप लोगों के आते हैं, उसको सुनने सुनाने में मेरी ज़्यादा रुचि रहती है। तो उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि मैं उनकी बात समझूंगा। थैंक यू वेरी मच अरुण कुमार जी, आपकी इस बात से मैं पार्शियली आपकी बात से सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए, इनफैक्ट कहानी को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रैग करना या खींचना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। आप जैसे दर्शकों ने ही मुझे ये बात बताई भी है, तो इसीलिए जहाँ तक कहानी की मांग है वहाँ तक तो मैं कहानी लंबी करूँगा, लेकिन अगर कोई कहानी छोटी, क्रिस्प और कंसाइज्ड हो तो उसे उसी रूप में सुनाऊँगा। और ये जो दूसरी बात आपने कही है कि दर्शकों के कमेंट पढ़ना, उसका जवाब देना, उसमें मुझे मज़ा आने लगा है, तो ये बात तो मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि बिल्कुल मज़ा आने लगा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आता होगा इस तरह से मुझसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। राम स्वरूप विश्नोई जी, इन्होंने लिखा है कि आई लव यू सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू राम स्वरूप जी, बहुत धन्यवाद आपका। इतनी अच्छी अच्छी बातें आप लोग लिखते हैं। मुझे हर रोज़ कहानी सुनने के बाद, मतलब अगर मैं लाइटर नोट में कहूँ तो 2-4 लीटर खून मेरा बढ़ जाता है कहानी सुनाने के बाद और आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। विनोद सिंह जी हैं, इनका भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। विनोद सिंह के अलावा विजेंद्र सिंह साहब हैं, आनंद एस हैं, रघु वैष्णव जी हैं, रवीना चौहान, इन्होंने वेरी नाइस सर लिखा है, थैंक यू वेरी मच। MD जिलन, इनका भी कमेंट आया है, थैंक यू वेरी मच। सोमू झा, एक्सीलेंट वॉइस सर, आप मेरा नाम नहीं लेते, इन्होंने कहा है। तो सोमू जी, मैं नाम आपका ले रहा हूँ। देखिए, नहीं लेने की जहाँ तक बात है तो वो जानबूझकर किसी का नाम छोड़ने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो छूट जाती है। वो एक गाना था ना, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, तो मैं नाम छोड़ता नहीं, छूट जाती है वाली बात है। एनीवे, दीपू गाठ जी हैं, GAAT, गाठ ही पढ़ूंगा। ये जगरूप फौजी की कहानी सुनना चाहते हैं, उनके सुसाइड की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं, हमें रिसर्च करने दीजिए। अगर इस तरह का संयोग या मौका बन पाया तो हम ज़रूर जगरूप फौजी की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।
डॉक्टर बी गेमिंग के नाम से है। कानपुर के हाई प्रोफाइल मर्डर केस ज्योति हत्याकांड के बारे में ये सुनना चाह रहे हैं। गोविंद कुमार जी, सर अब वो 10 साल का बच्चा कहाँ रहेगा? गोविंद कुमार जी का सवाल है। 10 साल का बच्चा या तो अपने नानी के साथ या अपने दादा के घर में रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डिस्प्यूट तो है ही, और मामला पहले से जो मैरिटल डिस्प्यूट का मामला था वो पहले से कोर्ट में है, तो ये मामला भी कोर्ट में जाएगा और मेरे हिसाब से कोर्ट ही फाइनल कॉल लेगा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब इस तरह की बड़ी घटना हुई है, 3 लोगों की जान गई है, तो अब वो दोनों परिवार, जो लड़की वाला परिवार है और लड़के वाला परिवार है, वो फिर से कानूनी लड़ाई में इन्वॉल्व होंगे और खासकर बच्चे की कस्टडी को लेकर इन्वॉल्व होंगे। और मुझे लगता है कि आखिरी फैसला जो है वो कोर्ट की तरफ से ही आएगा। ये सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, एक गेस कर रहा हूँ। दानिश कुरैशी जी हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस वक्त बेंगलोर में हैं और उन्हें मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, थैंक यू वेरी मच। मदन पांडे जी हैं, इन्होंने कहा है कि मुझे शम्स ताहिर खान साहब को कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ओरिजिनल सुप्रतिम बैनर्जी रहूं जैसा मैं हूं। थैंक यू वेरी मच मदन जी, ये भी एक हौसला अफजाई करने का तरीका है। मैं आपको थैंक यू कहता हूं। और आपने अपने बारे में लिखा है कि आप धनबाद झारखंड से हैं, आप मेरे होम स्टेट से हैं मदन जी, खुशी हुई आपका कमेंट पढ़कर। अंशु चौधरी जी हैं, अंशु चौधरी, ये नाम किसी लड़की का भी हो सकता है, लड़के का भी हो सकता है, तो मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन अंशु जी आप हमारे दर्शक हैं, क्राइम तक के मेंबर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नहीं, आपने लिखा है कि बीवी जो है वो अमित को बहुत परेशान करती होगी, जिसकी वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी आपने इस्तेमाल किया है उस महिला के लिए जिसकी हत्या हुई। तो ये पढ़कर मुझे लग रहा है कि आप जो है वो शायद, मतलब ऐसा नहीं कि सारे पुरुष ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन जिस तरह से आपका प्रिजुडिस, यानी जिसे कहते हैं ना पूर्वाग्रह से भरा हुआ एक कमेंट है जिसमें आपने दोषी ठहरा दिया है उस महिला को, वो पढ़ के मुझे लग रहा है कि शायद आप पुरुष हैं। एनीवे, आप मेरी बातों का बुरा न माने, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ। दोष तो उसका भी कुछ ना कुछ रहा ही होगा, तभी मामला तलाक तक पहुँचा और तभी इस तरह से एक पति डेस्पैरेट हो गया जिसने अपनी बीवी की हत्या की और खुद भी जान दे दी। रविंद्र रावत, इन्होंने हेलो लिखा है। विशाल राठौर साहब हैं, ये जय हिंद कह रहे हैं। जय हिंद विशाल जी, और कहानी सुनाने का तरीका उन्हें पसंद है। सम्राट सिंह साहब, इन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है, थैंक यू सम्राट। कान्हाई मलिक साहब हैं, ये मणिपुर से हैं और इन्होंने कहा है कि मैं अपने एपिसोड्स का सीरियल नंबर डालूं। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के हमारे दर्शक ये कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट की कहानियाँ क्यों नहीं सुनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की क्राइम की खबरें जो है बहुत ज़्यादा हमें यहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ती दोस्त। मैं नॉर्थ ईस्ट के अखबार भी खंगालता हूँ, वहाँ कुछ इस तरह के जिसे कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन बहुत डीप किया गया हो, पुलिस करती होगी, कत्ल की घटनाएं भी होती होंगी, लेकिन समहाउ लगता है कि वो चीज़ें वहीं तक सीमित रह जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरफ वो चीज़ें इतनी आ नहीं पाती शायद, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी कहानियाँ हम आपको नहीं सुना पाते, लेकिन जब भी हमें मिलता है हम ज़रूर सुनाते हैं। RP चैनल J2 प्रो के नाम से जो है उन्होंने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच। रमिंदर कौर हैं, इन्होंने उस कहानी को सुनकर जो हमने सुनाई थी मियाँ बीवी के झगड़े की और दोहरा कत्ल और एक सुसाइड की, उसको लेकर उन्होंने बहुत दुख जता है। दीप दे, ये जो है हैरानी जता रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दानिश कुरैशी जी का नाम तो मैंने ले ही लिया, दीपू गाट जी का नाम ले ही लिया, विक्की शर्मा का नाम ले लिया, ग्लोब डिस्ट्रीब्यूटर्स। और रानी सिंह, ये वेस्ट बंगाल हावड़ा से हैं, दानकुनी से, उन्होंने अपने बारे में बताया है। थैंक यू रानी, आपने कमेंट किया और अपने बारे में बताया। विकी शर्मा जी हैं और वो एशिया के फ़्लाइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। दोस्त विकी जी, मुझे अभी तो पता नहीं है ऑनेस्टली सेइंग, आप थोड़ा गूगल कीजिए या कुछ और सोर्स से पता करने की कोशिश कीजिए। अच्छा होता अगर मैं आपकी मदद कर पाता, लेकिन इस वक्त मैं इस एशिया के फ़्लाइट्स की जानकारी के साथ हाजिर नहीं हो पाया हूँ, सॉरी फॉर दैट। खमकर ध्यानेश्वर, दयानेश्वर, थैंक यू वेरी मच, आपने भी तारीफ़ की है और कहा है कि हिटलर और मुसोलिनी की कहानी जो है आप सुनना चाहते हैं। ठीक है दयानेश्वर साहब, आपकी बात मैंने सुनी, मैं कोशिश करूंगा कि ये मैसेज जो है मैं शम्स ताहिर खान साहब तक पहुंचाऊं, क्योंकि अक्सर वो इस तरह की पुरानी हिस्टोरिकल रहस्य रोमांच से भरी कहानियाँ आप सबको सुनाते हैं। RJD फाउंडेशन बालोद, इन्होंने भी तारीफ़ की और कहा है कि स्टोरी जो है मैं स्टेप बाय स्टेप सुनाता हूँ जो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। बेडू बाबा का भी कमेंट है, मोहम्मद फिरोज़ का भी कमेंट है, राघवेंद्र तिवारी जी, रानी सिंह, राघवेंद्र तिवारी, सीमा फिरदौस, बमन मंडल, निताई बायन, मुकेश यादव कुवैत से हैं, इन्होंने नाइस सर लिखा है। तेजवीर सिंह, आपकी कहानी में नंबर होना चाहिए। तेजवीर जी, सुन ली आपकी बात, थैंक यू वेरी मच इस तरह के कमेंट्स के लिए। उमा नायडू, इन्होंने कहा है कि किस साल में ये घटना हुई है।
कल जो हमने घटना सुनाई थी वो तो 3-4 दिन पहले पुरानी ही थी, तो किस साल का जवाब तो यही है कि 2020 में ही हुई है उमा जी। और आई होप कि मैंने उसका जिक्र किया है, शायद आप स्किप कर गई होंगी, तो एनीवे मैंने बता दिया आपको। तेजवीर सिंह, बाबू भाई नागर, राघवेंद्र तिवारी, नैना मलिक, मोहम्मद यूसुफ और राधा कृष्ण सुब्रमण्यम। सुप्रतिम जी, आपका स्टाइल अपना है, बढ़िया है, थैंक यू वेरी मच राधा कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद आपका। शिवानी खेमका का भी कमेंट आया है, थैंक यू शिवानी खेमका। मैंने ये नहीं बताया कि किस कारण से मार डाला, ये शिवानी लिख रही हैं। देखिए, पति ने जो 70 पेज का सुसाइड नोट लिखा था उसको लेकर भी कन्फ्यूज़न था, कुछ दर्शकों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। 67 पेजेस जो हैं वो उसके लैपटॉप में टाइप किए हुए थे और 3 पेज का सुसाइड नोट उसने बेंगलोर में अपनी बीवी का जहाँ कत्ल किया था वहाँ पर लिखकर छोड़ा था। तो इस तरह 3 पेज और 67 पेज, ये मिलाकर जो है 7, 8, 9, 10, हाँ 70 पेज का सुसाइड नोट हुआ। इस सुसाइड नोट के माइन्यूट डिटेल जो है वो पुलिस ने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन पुलिस ने ये ज़रूर बताया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था, कुछ ईगो वाले इश्यूज भी रहे होंगे, और कुछ जब इंसान के रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो हर छोटी बड़ी बात जो है वो बड़ी डिस्प्यूट की वजह बनती है। तो इस तरह से इनका रिश्ता जो है बिल्कुल बुरी तरह ख़राब हो चुका था। तो ये पूरी कहानी थी, बाकी इस से और आगे की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है शिवानी खेमका जी, तो इसीलिए इससे आगे की जानकारी मैं दे नहीं सकता। नूर आलम साहब, इन्होंने कहा है कि उनका नाम मैं ज़रूर लूँ, वो रोज़ कहानी सुनते हैं। बहुत आपका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ नूर साहब, इसी तरह कहानी सुनते रहिए। अक्षय सिंह साहब ने भी कमेंट किया है, सागर प्रजापति, अजय सिंह, तौसीफ अहमद, महादेव, प्रभाकर एस गडर, इन्होंने बांग्ला लिखने की कोशिश की है और हालांकि बांग्ला ये सही नहीं लिख पाए हैं, लेकिन इन्होंने मतलब जो लिखा है वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभाकर जी। प्रभाकर, आपके इस प्यार को मैं भी रेसिप्रोकेट करता हूँ। अजीत कुमार जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। प्रेम सिंह जी, महिपाल सिंह रावत, जिला भीलवाड़ा राजस्थान से, इन्होंने कहा है कि अमीरों की दुनिया है, गरीब लोगों को लोग बहुत सताते हैं और उनके बारे में हमें बातें कहनी चाहिए, उन्होंने कहा है। असगर अली साहब, ये दुबई से हैं, इन्होंने कमेंट किया है। राज भंडारी साहब, सोनधरवा शैलेश का भी कमेंट आया है। अयान खान, संदीप बेनीवाल, बगीचा सिंह, हरे कृष्णा और कैरियर विल, रमेश सिंह ने आवाज़ की तारीफ़ की है। पूजा पांडे का भी कमेंट आया है। जमीमा ज़ादा का भी कमेंट है। देवी सिंह सिसोदिया, शुभजीत विश्वास का कमेंट है। सिमी वालिया का भी कमेंट है। डॉक्टर HS जून, ये बैनर्जी सर, कभी दीपक भाई का चेहरा दिखा दो, मैं दीपक भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ही इज़ अ ग्रेट मैन। दीपक प्लीज़ आ जाओ यार। ये जून साहब जो है ये सालों से ये कमेंट कर रहे हैं और दीपक भाई को अपना फ़ैन बताते हैं। तो ये देखिए दीपक भाई आपके सामने हाजिर हैं। दीपक, अपना मास्क उतारिए और डॉक्टर जून को अपना ये जो खूबसूरत मुखड़ा है वो ज़रूर दिखाइए। जून साहब लीजिए, आज आपकी मांग मैंने पूरी कर दी। आप तो न जाने कितने समय से ये मैसेज लिख रहे हैं, मैं अब आपका नाम मुझे याद हो गया। दीपक जी से मैंने आपको मिला लिया। दीपक जी, आप जून साहब को कुछ कहना चाहते हैं? ज़ोर से बोलिए। हाय, अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने मेरा चेहरा देख लिया, आपकी इतनी रिक्वेस्ट थी तो सामने आ गया मैं। थैंक यू वेरी मच जून साहब और दीपक आपका भी। अब मैं कुछ ऊपर के कमेंट्स लेने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था, उसके बाद मैंने नीचे के कमेंट्स बहुत सारे ले लिए थे। अब जो कुछ लेटेस्ट कमेंट्स हैं, मोहम्मद शब्बीर का कमेंट आया है, चिरंजीत पाल का कमेंट आया है। अलवर शिवाजी पार्क हत्याकांड के बारे में 1 साल से बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो बनाओ। दीपक प्लीज़ इसको याद रखिएगा दोस्त, अलवर शिवाजी पार्क हत्याकांड, इसके बारे में चिरंजीत पाल जो है वो सुनना जानना चाहते हैं। हम रिसर्च करेंगे पाल साहब, अगर इनपुट मिल पाया तो हम ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। राशिद अहमद साहब, संजीव भाटिया साहब, सुखविंदर सिंह, अक्षत कुमार सिंह, इकबाल खान साहब ने तो तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं और बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। दिनेश सिंह जी, विनोद सैनी साहब, डॉली छाबड़िया, आयुष्मान सिंह मुंबई से हैं, फ़िलहाल दुबई में हैं, और इन्होंने कितनी अच्छी बात की, इन्होंने कहा है कि शम्स ताहिर खान साहब अगर सूरज हैं तो मैं चांद हूँ। इससे अच्छा कमेंट और क्या हो सकता है, थैंक यू वेरी मच। और ये भी सही है कि सूरज की रोशनी से ही चांद चमकता भी है, तो ये भी एक बात है, आपने सही बात कही है। डॉली छाबड़िया साहब का भी कमेंट आया है और इन्होंने कहा है कि द वे ऑफ नैरेटिंग स्टोरीज इज़ यूनिक, थैंक यू वेरी मच डॉली। मेरी क्रॉम्पटन, आप हमेशा बहुत हौसला अफजाई करती हैं, आज भी आपने कमेंट किया है, गॉड ब्लेस यू लिखा है, थैंक यू वेरी मच। संजू बाबा और चंद्रा जोशी, सबीर खान साहब, SM, इमरान खान मिदास, नवीन दुगर, शिवा तिवारी, अतुल गौड़ और आकाश वर्मा
खादिजा जैनब आदिल, हुनर सिंह, सुनील कुमार। बहरहाल इस तरह से बहुत सारे और मित्रों के भी कमेंट आए हैं, लेकिन जाहिर है सारे लोगों के कमेंट्स तो एक ही दिन एक ही बार में एंटरटेन नहीं कर सकता, पढ़ भी नहीं सकता। तो आज जितना हो सका मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े, आपका नाम हमने लिया। प्लीज़ ये सिलसिला बनाए रखिए और अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कोई दिलचस्प वाक़या, कोई कहानी खुद से जुड़ी हुई, कोई ऐसी घटना जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में लिखिए। मैं आपको बताऊं कि मैं मैसेज पढ़ता हूं, हर एक मैसेज पढ़ता हूं, कम से कम जब कोई नया वीडियो लेकर नहीं आता हूं उसके पहले के सारे मैसेज तो पढ़ता हूं। अब जैसे नया वीडियो लेकर आया हूं तो इसके बाद भी पढ़ता हूं कई बार। तो इसीलिए अगर आप कोई दिलचस्प किस्सा या वाक़या अपने बारे में लिखेंगे तो शायद मैं वो बाकी दर्शकों को भी सुनाऊंगा। ये एक अच्छा सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। फिलहाल मुझे और मेरे साथी दीपक को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी और वाक़ये, किसी और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।